तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो 12th में और आपको 2026 में क्लास 12 इंग्लिश का पेपर देना है ना, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के पूरे बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उनको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरे के पूरे 9 टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको इंग्लिश ग्रामर का ई भी नहीं आता ना, तो ये वीडियो देख लो, और इस वीडियो में मैं आपका पूरे 25 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूं। आप सभी को पता ही है कि हमारा जो सेक्शन सी होता है ना इंग्लिश के पेपर में, वो आपका पूरा ग्रामर सेक्शन होता है। तो आज हम पूरे ग्रामर सेक्शन को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का आज हम खात्मा करेंगे बच्चों। हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को, सबके क्वेश्चंस आज हम पढ़ेंगे। फिर सिंथेसिस को पढ़ेंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर सिंटैक्स, उसके बाद में आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। आज सबको एक ही वीडियो में हम पढ़ने वाले बच्चों। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली को आप ही लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को। देखो हम सारे टॉपिक के दो दो क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से सिर्फ इस वीडियो को देख लेना, बस आपका ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करवा दूंगा मैं, ठीक है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, आपको डायरेक्ट स्पीच दिया रहता है, डायरेक्ट नरेशन उसको इनडायरेक्ट में बदलना होता है। जैसे फर्स्ट वाला देखो, ही सैड आई शॉ दिस मैन लॉन्ग एगो, यानी कि ही सैड उसने कहा, आई शॉ दिस मैन मैंने इस आदमी को देखा, लॉन्ग एगो बहुत पहले। तो उसने कहा मैंने इस आदमी को बहुत पहले देखा। अब आपको करना क्या है बच्चों, सबसे पहले ये देखना है ये कौन सा सेंटेंस है आपका, कौन सा टेंस है। आई शॉ दिस मैन लॉन्ग एगो, मैंने इस आदमी को बहुत पहले देखा। तो जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, सेकंड फॉर्म हम पास्ट इंडेफिनिट में ही लगाते हैं। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे ना, तो पास्ट परफेक्ट में ये बदल जाएगा। तो देखो यहां पे लिखेंगे बच्चों, ही लिखेंगे ऐसे, सैड को बेटा सैड ही रहने देंगे, बीच में कंजक्शन डैट का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही तो आपका ही हो जाएगा। देखो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो ही सैड दैट, ही मैंने लगा दिया। अब देखो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। पास्ट परफेक्ट में हम हैड लिखते हैं, हैड लिखते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो सॉ है, तो सी का सेकंड फॉर्म सा होता है, थर्ड फॉर्म शीन हो जाएगा, ठीक है। सीन, दैट मैन लिख देंगे, दिस बदल जाएगा दैट मैन में, दैट मैन में, और लॉन्ग, लॉन्ग को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। एगो बदल जाएगा बच्चों बिफोर में। बस हो गया बच्चों, यही था आपका, यही इनडायरेक्ट हो गया। ही सैड दैट ही हैड शीन दैट मैन लॉन्ग बिफोर, बस हो गया। समझ में आ रहा है। चलो दूसरा वाला देखते हैं, समझ जाओगे। दूसरा है भैया, मोहित सैड टू रीता, मोहित ने रीता से कहा, व्हाई डिड यू स्टॉप हियर, तुम यहां क्यों रुके। अब भैया यहां पे देखो क्या है, ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि व्हाई लग गया। अब क्या करेंगे, यहां पे नियम चेंज होगा। देखो मोहित भैया तो मोहित ही रहेंगे, इनके मम्मी पापा इतने प्यार से नाम रखा है तो इनको यही रहने देंगे। मोहित सैड टू के स्थान पर क्या लगेगा, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है ना, तो सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करते हैं, या इंक्वायर्ड ऑफ का। तो मोहित आस्क्ड रीता, ठीक है, रीता। अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आया है बच्चों, तो डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड ही लिख देंगे। अब ये कौन सा टेंस है बताओ, व्हाई डिड यू स्टॉप हियर, तुम यहां क्यों रुके। तो ये भैया डिड लगा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, इसको भी पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, ठीक है। तो व्हाई, अब हमें सब्जेक्ट लिखना है, व्हाई के बाद सब्जेक्ट लिखो। तो यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा रीता से। मैंने बताया था सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। मोहित ने रीता से कहा था ना, किससे कहा था, रीता, तो ये ऑब्जेक्ट हो
किसने कहा था? मोहित ने। ये सब्जेक्ट होगा। तो रीता के लिए हम सी का यूज कर देंगे, सी। ठीक है। हैड हमारा हैड ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भैया हैड इसलिए लगाएंगे ना क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। तो फी हैड। ठीक है। स्टॉप का थर्ड फॉर्म लिख देंगे स्टॉप्ड, स्टॉप्ड लिख देंगे और हियर बदल जाएगा बच्चा दियर में। बस हो गया भैया, ऐसे ही होगा। मोहित आस्क्ड रीता व्हाई सी हैड स्टॉप्ड डियर। देखो बच्चों, अगर आप मीनिंग मतलब अगर आपने रूल्स पढ़ा होगा ना, रूल अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब बिना ग्रामर पढ़े अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि अभी थोड़ा बहुत कम समझ में आए, क्योंकि पूरा समझने के लिए थोड़ा ग्रामर की जानकारी होना बेहद ज्यादा जरूरी है, ये मैं भी कहूंगा। ठीक है। अब चलो सिंथेसिस को देख लेते हैं। हम 9 टॉपिक देख रहे हैं, अभी हम सेकेंड टॉपिक पे आ चुके हैं बच्चों। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने देख लिया। अब बारी आ चुकी है हमारी सिंथेसिस की। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग ना चेंज हो। ये फिर देखो, फर्स्ट है ही गेव देम हिज एडवाइस। उसने उसे अपनी सलाह दी, उसने उन्हें अपनी सलाह दी। ही हेल्प्ड देम लाइबरली। उसने उदारता से उनकी मदद की, मतलब उसने उन्हें अपनी सलाह दी और उसने उदारता से उनकी मदद की। इसको बदलना है सिंपल सेंटेंस में, तो हम क्या लगाएंगे? देखो लिख देंगे बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है बच्चों के अतिरिक्त। देखो हमें सिंपल में बदलना है तो आप लिख देंगे बिसाइड्स। ठीक है। गिविंग देम, गिविंग देम हिज एडवाइस, हिज एडवाइस। ठीक है, एडवाइस। ठीक है। बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस मतलब अपनी सलाह देने के अतिरिक्त ही हेल्प्ड देम, ही हेल्प्ड देम लाइबरली, लाइबरली। ठीक है। यानी कि बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, अपनी सलाह देने के अतिरिक्त, यहां पे कॉमा मैंने लगाया, ही हेल्प्ड देम लाइबरली, उसने उदारता से उनकी मदद की। देखो मैंने कॉमा लगाया तो ये एक ही सेंटेंस है। देखो मैंने ऊपर भी वही था नीचे भी वही मीनिंग है, बस मैंने सेंटेंस को चेंज कर दिया बेटा। ये आपका सिंथेसिस हो गया। दूसरा देख लो बच्चा पार्टी, दूसरा देखो क्या है। ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाय अ स्कूटर, वो एक स्कूटर नहीं खरीद सकता। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना, इनटू ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कैसे बदलेंगे? देखो हम पहले इसको लिखेंगे ही कैन नॉट, ही कैन नॉट बाय अ स्कूटर। स्कूटर लिख दीजिएगा, ऐसे जैसे ऊपर लिखा है वैसे स्कूटर लिख दीजिएगा। ही कैन नॉट बाय अ स्कूटर, बीच में लगा देंगे बिकॉज, बिकॉज लगा देंगे ना तो ये कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा। बिकॉज मैंने लगा दिया। ठीक है। बिकॉज ही इज, ही इज वेरी पुअर। ठीक है। बिकॉज ही इज वेरी पुअर। तो देखो ऊपर था ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाय अ स्कूटर, वो एक स्कूटर नहीं खरीद सकता। नीचे मैंने लिख दिया ही कैन नॉट बाय अ स्कूटर, वो एक स्कूटर नहीं खरीद सकता। बिकॉज क्योंकि ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। बस हो गया बच्चों, यही तो हमें करना था। ये आपका कॉम्प्लेक्स में बदल चुका है। अब मैं इसको हटाता हूं बच्चों, अब तीसरे वाले टॉपिक पर अपने चलेंगे। तीसरे टॉपिक का नाम है बच्चा पार्टी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। मतलब इसमें आपको सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना होता है। जैसे देख लो बच्चा कैसे करेंगे, मीनिंग इसमें भी ना बदले। जैसे देखो फर्स्ट वाला है सी इज टू वीक टू गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, वो दवाइयों के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत कमजोर है। इसको बदलना है, इसको इसमें क्या करना है? रिमूव टू करना है, मतलब इस वाले टू को हटा देना है। ठीक है। तो हम हटाएंगे भैया, जब इस वाले टू को हटाएंगे ना तो सो लग जाएगा। सी इज सो वीक, सो वीक। ठीक है। बीच में लगा देंगे, हाँ अब सी इज सो वीक, ऊपर क्या था? सी इज टू वीक टू गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, वो दवाइयों के लिए अस्पताल जाने के लिए बहुत कमजोर है। ठीक है। तो सी इज सो वीक दैट लिख देंगे, दैट सी कैन नॉट, सी कैन नॉट गो टू हॉस्पिटल
गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, मतलब हम TWO के जगह पर सो लग देंगे। सी इज सो वीक, वो इतना कमजोर है दैट कि सी कैन नॉट गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, वो दवाइयों के लिए हॉस्पिटल नहीं जा सकती। बस हो गया बच्चों, इसमें से 2 हमने हटा दिया और सी कैन नॉट गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन लिख दिया। दूसरा देख लो बच्चा पार्टी, अभी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा समझ में ना आए। देखो मैं जो समझाऊंगा वो समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन हो सकता है कि कम समझ में आए क्योंकि आपने रूल्स नहीं पढ़े हैं। अरे रूल नहीं पढ़े हैं तो कुछ बड़ा हम करेंगे और आपको बताएंगे। देखो दूसरा, द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथम वेरी चीयरफुली, यानी कि बच्चों ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक राष्ट्रगान गाया। द चिल्ड्रेन बच्चों ने सैंग गाया द नेशनल एंथम राष्ट्रगान वेरी चीयरफुली, बहुत प्रसन्नता पूर्वक। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो पैसिव वॉइस में जब आप बदलोगे ना, पहले ये पहचानो ये कौन सा टेंस है। देखो सैंग है मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम बदलते हैं पैसिव वॉइस में तो वाज वेयर का यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस को लिखते हैं ना तो पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो देखो द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम वेरी चीयरफुली, बच्चों ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक राष्ट्रगान गाया। तो किसने गाया? बच्चों ने। क्या गाया? राष्ट्रगान। द नेशनल एंथम ये ऑब्जेक्ट होगा बेटा, तो इसको लिखेंगे द, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, द नेशनल एंथम, द नेशनल एंथम, वाज लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे संग, फिर वेरी चीयरफुली पहले लिख देंगे, वेरी चीयरफुली। अब बाय लगाकर हम लिख देंगे बच्चों सब्जेक्ट, बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखते हैं, बाय द चिल्ड्रन, बाय द चिल्ड्रन। बस हो गया, द नेशनल एंथम वाज संग वेरी चीयरफुली बाय द चिल्ड्रन, बस हो गया। अब चलते हैं बच्चों सिंटैक्स पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है बच्चों सिंटैक्स। हम चौथे टॉपिक पे आ चुके हैं और टोटल 9 टॉपिक पढ़ेंगे। अरे काहे टेंशन ले रहे हो बच्चों, अरे कहाँ पड़े हो चक्कर में, बेटा कोई नहीं है टक्कर में। चलो सिंटैक्स पे आ गए। सिंटैक्स का मतलब होता है इसमें आपको गलतियां दी जाएंगी, जैसे आपको ये सेंटेंस दिया गया इसमें गलती भी दी जाएगी, उसी को सही करके लिख दो, यही सिंटैक्स होता है। जैसे देखो फर्स्ट वाला है बेटा, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। कालिदास संस्कृत के महानतम कवियों में से एक थे। यहां पे गलती क्या है तो देखो लिखेंगे कालिदास, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। देखो कई कवियों की बात हो रही है बेटा, तो पोएट के जगह पर पोएट्स कर देंगे, ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ संस्कृत, मतलब कालिदास संस्कृत के महानतम कवियों में से एक थे, तो पोएट के जगह पर पोएट्स कर देंगे, कई कवि हैं बेटा। दूसरा देखो क्या है, ये नंबर ऑफ सम्स हैज बीन सॉल्व्ड, कई प्रश्न हल हो गए हैं। इसमें गलती क्या है तो देखो ध्यान से, ये नंबर आप सम्स हैज के जगह पर लगा देंगे बेटा हैव बीन सॉल्व्ड, क्योंकि कई सवाल हैं बच्चों तो हैव लगाएंगे, तो ये नंबर ऑफ सम्स हैव बीन सॉल्व्ड। बस हो गया, यही छोटी छोटी गलतियां हैं, सही करके लिख दो। चलो बेटा अगला टॉपिक देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, हिंदी में बोले तो मुहावरे एवं लोकोक्तियां। अब इसको भी देख लेते हैं, काहे टेंशन लेंगे। तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ आता है। देखो द फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स, पॉइंट आउट फ्रेज का मतलब क्या होगा? टू एब्यूज गाली देना, टू क्राई आउट चिल्लाना, टू थिंक ऑफ यानी कि सोचना, टू टेल बताना। अरे भैया पॉइंट आउट का मतलब होता है टू टेल बताना, पॉइंट आउट का मतलब होता है टू टेल, इसका मतलब होता है बताना। ठीक है, चलो दूसरा देख लो, द एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स, यानी कि एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स आंखों का तारा होने का मतलब क्या होगा? द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई, यानी कि आंख का सबसे कोमल भाग। ए टीयरफुल आई, एक अश्रुपूर्ण भाग।
आंख, वेरी डियर बहुत प्यारा, ये कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑफ एन आई, यानी कि आंख का बहुत महंगा उपचार। अरे भैया वेरी डियर होगा द एप्पल ऑफ वंस आई, मीन्स आंखों का तारा होना, इसका मतलब क्या होगा, वेरी डियर बहुत प्रिय होना। बस हो गया बच्चों, चलो ये भी हो गया 2 क्वेश्चन। अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। टॉपिक का नाम जो होगा बेटा वो होगा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, जो विपरीत अर्थ रखते हो वो एंटोनिम्स होते हैं। अब बहुत सारे एंटोनिम है, जैसे ईमानदार का बेईमान आपने सुना होगा, काला का वो सफेद सुना होगा, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो चलो हम देखते हैं। जैसे देखो एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हैं। जैसे देखो फर्स्ट वाला है द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज। ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम क्या होगा? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? आशावादी। तो बताओ अनऑप्टिमिस्टिक होगा? नहीं बेटा। इनऑप्टिमिस्टिक होगा? नहीं। पेसिमिस्टिक, देखो पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, और होपलेसनेस का मतलब होता है निराशाजनक। तो बेटा पेसिमिस्टिक होगा। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी, पेसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे, यहां पे अन लगा है या इन लगा है, इसी को टिक कर देंगे। बिल्कुल गलत है। सही जानकारी ना होने के कारण ये गलतियां बच्चे करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ना, आप स्टार्टिंग में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़िए। जितना क्वेश्चन आप पढ़ोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन पढ़ोगे ना उतना एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। ठीक है, चलो दूसरा देख लो। द एंटोनिम ऑफ जस्टिस इज। जस्टिस का एंटोनिम क्या होगा? जस्टिस का मतलब होता है बच्चों न्याय। क्या होता है जस्टिस का मतलब? अरे न्याय होता है, न्याय देना। जैसे हमारे जो वो होते हैं जज साहब, वही तो न्याय करते हैं। वकील लोग लड़ते हैं, अपराधी लोग बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, न्याय होता रहता है। तो द एंटोनिम ऑफ जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, तो इसका एंटोनिम होगा आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब आदर्श होता है, शायद आपने पढ़ा होगा। आइडियल का मतलब होता है बेटा आदर्श, ठीक है। इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। सिंपल का मतलब होता है साधारण। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। अरे भैया इनजस्टिस होगा, न्याय का जो एंटोनिम है वो अन्याय ही तो होगा। बिल्कुल। अरे न्याय और अन्याय एक दूसरे के एंटोनिम है। चलो अगला वाला टॉपिक देखते हैं बेटा। अगला वाला जो टॉपिक है, पहले हम अपनी लिस्ट दिखाएंगे, तो टॉपर लिस्ट है हमारी, वो अगला टॉपिक हमारा है सिनोनिम्स। आप सिनोनिम्स को जान लेते हैं। देखो सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। जैसे देखो द सिनोनिम्स ऑफ डिलीजेंट इज। डिलीजेंट का सिनोनिम क्या होगा? डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी या मेहनती। सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ। वर्ड अलग अलग होंगे, अर्थ समान होंगे। जैसे देखो फर्स्ट है, ए है इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, बी है एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जामान, सी है मॉडेस्ट यानी कि मामूली, और डी है इंडस्ट्रियस यानी कि मेहनती। अरे भैया डिलीजेंट का मतलब मेहनती या परिश्रमी, और इंडस्ट्रियस का मतलब भी होता है मेहनती या परिश्रमी। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। चलो दूसरा देख लो बेटा। दूसरा द सिनोनिम्स ऑफ कंट्रोवर्सीज। कंट्रोवर्सी का सिनोनिम क्या होगा? कंट्रोवर्सी आप लोग सुनते होंगे यूट्यूब पे कहीं और। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। तो विवाद का सिनोनिम्स क्या होगा? फाइट मतलब लड़ाई। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। डिस्प्यूट का मतलब विवाद या झगड़ा, और रिजोल्यूशन यानी कि संकल्प। अरे भैया कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद या झगड़ा, तो डिस्प्यूट का मतलब भी विवाद या झगड़ा। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ गया? अगले टॉपिक पे चलो बच्चों। 8 नंबर टॉपिक हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो आज दो दो क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन वो समय भी आएगा जब आपको पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में बताया जाएगा। 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखो फर्स्ट है ये फॉरेनर, एक विदेशी हु सेटल्स जो बस जाता है इन ये कंट्री, एक देश में इज कॉल्ड कहलाता है। मतलब किसी देश में बसने वाले विदेशी को क्या कहेंगे? इमिग्रेंट अप्रवासी, एमिग्रेंट प्रवासी, एलियन एलियन विजिटर यानी कि आगंतुक। अरे भैया इमिग्रेंट बोलेंगे अप्रवासी। अगर कोई विदेश से आया हुआ व्यक्ति हमारे देश में बस जाता है ना, तो उसको हम अप्रवासी बोलते हैं। वो हमारे देश में आकर बस गया है भैया, तो वो अप्रवासी होगा। ठीक है, एलियन नहीं होगा। एलियन तो हमने अभी देखा नहीं है भाई, मूवीज में देखा है। दूसरा देखो ये पर्सन एक व्यक्ति हु लुक्स दो देखता है एट द ब्राइट साइड यानी कि उजले पक्ष को। आप ये थिंक चीजों के, वो व्यक्ति जो एक व्यक्ति जो चीजों के उजले पक्ष को देखता है। जैसे एक होता है वो व्यक्ति जो चीजों के अंधेरे पक्ष को देखता है,
ठीक है। और यहाँ पे है जो चीजों के ब्राइट साइड को देखता है उजले पक्ष को, वो ऑप्टिमिस्ट होगा यानी कि आशावादी, साइकोफैंट होगा यानी कि चाटुकार, साइनिक होगा यानी कि निंदक, या फिर पेसिमिस्ट होगा या निराशावादी। भैया जो उजले पक्ष को देखेगा वो ऑप्टिमिस्टिक होगा, जो अंधेरे पक्ष को देखेगा डार्क साइड को वो पेसिमिस्ट होगा। बस ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी, पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी, बस हो गया। लास्ट वाला टॉपिक देख लो बच्चा पार्टी, होमोफोन्स है। अब होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, देखो आपको सही चीज चूज करके लिखना है। जैसे देखो फर्स्ट है द, फिर डॉट डॉट लिखा है ऑफ द वाइंड मिल, यानी कि वाइंड मिल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पवन चक्की, इज वेरी वाइड, बहुत चौड़ा है। तो द वेन, वेन का मतलब होता है फलक, इस वेन का मतलब होता है व्यर्थ, इस वेन का मतलब होता है सिरा या नस, जिसको नस बोलते हैं हमारे अंदर होती है, नन ऑफ दीज। अरे भैया वेन होगा, यहाँ पे वेन होगा, वेन का मतलब होता है फलक। द वेन, फलक ऑफ दिस वाइंड मिल, इस पवन चक्की का, इज वेरी वाइड, बहुत चौड़ा है। तो इस पवन चक्की का सिरा, इस पवन चक्की का फलक बहुत चौड़ा है, तो वेन इसका सही आंसर होगा। दूसरा देखो दियर, यहां है, इज ये, नॉट, नॉट का मतलब नहीं, नॉट का मतलब शून्य, इस नॉट का मतलब शून्य, और इस नॉट का मतलब गांठ। तो दियर इज ये नॉट इन द रोप, रोप का मतलब रस्सी, तो भैया ये वाला नॉट यहां पे भर दो, दियर इज ये नॉट इन द रोप, रस्सी में गांठ है, बस सही हो गया मेरे भाई, हो गया आपका, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस यही चूज करके सही वाला ऑप्शन आपको यहां पे लिखना होता है। तो ये 9 टॉपिक टोटल आज मैंने आपको बता दिए। देखो दो दो क्वेश्चन ही सही, लेकिन हमने कुछ बताया तो आपको, अब एक्सपीरियंस हम आपको धीरे धीरे शेयर करते रहेंगे, आप लोग बस साथ बने रहिए, साथ रहेगा तो विकास रहेगा भाई। तो क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 9 टॉपिक आज मैंने बताया, 20 नंबर तो आपका कंप्लीट हो गया। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके सेक्शन सी में वो भी आता है 5 नंबर का, वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।